एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस इफ पॉसिबल। अब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा है, लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दे रखा है और हमें इसको सॉल्व करना है। मगर सॉल्व करने से पहले आप सवाल पे ध्यान दें कि इसमें 3 अल्फाज ऐसे हैं जिनको डिफ़ाइन करना लाजमी है, जैसे कि होमोजेनियस सिस्टम, जैसे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस और जैसे कि पॉसिबिलिटी। अब होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मगर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि होमोजेनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कांस्टेंट सारे ज़ीरो हों। जैसे ये देखें, ये एक्स का कॉलम है, ये वाई है, ये जेड है। ये कांस्टेंट का जो कॉलम है ये सारे के सारे अगर ज़ीरो हो गए तो वो होमोजेनियस सिस्टम कहलाता है। मगर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो मैं यहाँ बयान कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है। तो अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए, ये आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए तो वो मैट्रिक्स फॉर्म ये बनती है। देखें आप, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ए का मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, एक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स और बी का मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब ये जो सिस्टम होता है इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, वो इक्वल होता है ज़ीरो मैट्रिक्स के। और दूसरी पॉसिबिलिटी जनाब क्या होती है कि ये जो मैट्रिक्स बी है ये ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अगर बी ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो हम इसे कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम। और अगर मैट्रिक्स बी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तो उसे कहा जाता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो बातें क्लियर होगी दो, कि अगर बी ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो होमोजेनियस, अदरवाइज नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब हम आ जाते हैं कि सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा देखिए, इस सवाल के अंदर होमोजेनियस सिस्टम की बात हो रही है तो हम फोकस करेंगे होमोजेनियस सिस्टम के ऊपर। नॉन होमोजेनियस सिस्टम को हम बाद में देख लेंगे, आगे जो सवाल आएंगे। तो अब ये होमोजेनियस सिस्टम जो होता है इसमें सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ एन वेरिएबल्स। अब जैसे ये सिस्टम है आपके पास, ये होमोजेनियस सिस्टम है क्योंकि इसका मैट्रिक्स बी जो है ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। और इसके वेरिएबल कितने जनाब, इसके वेरिएबल 3 हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। तो एन वेरिएबल, यहाँ एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलता है होमोजेनियस सिस्टम का। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है जनाब, ट्रिवियल सॉल्यूशन एज वेल एज इन्फिनिट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। देखें, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ एन वेरिएबल जो होता है उसमें कभी ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है और कभी ट्रिवियल सॉल्यूशन के साथ साथ इन्फिनिट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आते हैं। अब पहली बात कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है जब आपके पास वेरिएबल का आंसर ज़ीरो आ जाए, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है ज़ीरो सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल का ऐसा आंसर जिसमें सारे ज़ीरो ना हो, सारे ज़ीरो ना हो, तो हम इसको कहते हैं नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। अब पॉसिबिलिटी भी आ जाते हैं कि कौन से केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलेगा और कौन से केस के अंदर ट्रिवियल के साथ साथ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो वो कंडीशन कौन सी है, उस कंडीशन को हम देख लेते हैं। एंड दैट कंडीशन इज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन का पॉसिबल होता है जब डिटरमिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना हो, या रैंक ऑफ ए जो है इक्वल हो एन के। एन का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आपकी चॉइस है, चाहे तो डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो रैंक का इस्तेमाल कर लें। दो मेथड हैं चेक करने के लिए। अब उसके बाद ट्रिवियल सॉल्यूशन के साथ साथ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी होती है उसको आप देख लें। पॉसिबिलिटी फॉर ट्रिवियल एज वेल एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के डिटरमिनेंट हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप रैंक को चेक कर लें। रैंक जो होगी ए की वो हमेशा एन से कम होगी। एन का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो आपके पास दो मेथड हैं चेक करने के लिए, डिटरमिनेंट या रैंक, डिटरमिनेंट या रैंक मेथड, ठीक। अब एक मिसाल देख लेते हैं अपन। दो मिसालें ले ली मैंने, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दूसरी मिसाल।
अब इसको अपन चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहली बात कि दोनों होमोजीनियस हैं क्योंकि सारे कांस्टेंट 0 हैं, सारे कांस्टेंट 0 हैं। अब इसको चेक करना है कि कहाँ पर ट्रेवल आएगा और कहाँ पर ट्रेवल के साथ साथ नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन भी आएगा। तो अपन मेथड यूज़ कर लेते हैं डिटरमिनेंट वाला। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे आप तो इसका आंसर क्या आएगा जनाब, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, -2 × 1 = 2। तो इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। अब देखें कौन सी कंडीशन है ये, क्या 0 के इक्वल आया कि नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है। तो हम देखें डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है कि सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और वो भी कौन सा, ट्रेवल सॉल्यूशन होगा। ट्रेवल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल का आंसर 0 आएगा, यानी कि x का आंसर भी 0 आएगा, y का आंसर भी 0 आएगा। तो आप यहाँ लिख दें 0 और 0, ठीक है। अब दूसरी मिसाल में भी अपन डिटरमिनेंट मालूम कर लेंगे। अब इस मिसाल पे आ जाते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो जनाब सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ निकालेंगे तो ये आएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट जो है यहाँ पर 0 आ गया, और जब 0 आ जाता है डिटरमिनेंट तो क्या होता है हमारे पास, ट्रेवल के साथ साथ नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ 0, देयरफॉर सिस्टम हैज़ ट्रेवल एज वेल एज इन्फिनिट नॉन ट्रेवल सॉल्यूशंस। अब वो कौन से हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो एक्स वाई है, एक तो ट्रेवल सॉल्यूशन आएगा, दोनों में 0 0 आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और उसके अलावा इन्फिनिट सॉल्यूशन और भी आएंगे। और 2-3 में लिख देता हूँ, देखें 1 - 2, उसके बाद हम एक और लिख देते हैं 2 - 4, उसके बाद एक और लिख दें 3 - 6 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर लें, दोनों के सारे सॉल्यूशन इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि इसको हमें लिखना होगा मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो हम सवाल में सबसे पहले गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म इज़, ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। ये देखें कोएफिशिएंट जो आपके पास हैं 1 2 5 ये आ गए, 2 1 4 यहाँ आ गया, -2 5 8 यहाँ पर आ गया। वेरिएबल जितने भी हैं सारे के सारे एक मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे, कांस्टेंट सारे के सारे एक दूसरे मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे AX = B, ठीक है। तो A का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, x का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल और B का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। आप इसको ऐसे लिख दें। इसमें A का मतलब है ये मैट्रिक्स आ गया A, x का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, B का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स और A का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। अब हम यहाँ पर जो है मेथड हम यूज़ कर लेते हैं रैंक का, क्योंकि डिटरमिनेंट का मेथड तो मैंने एग्जाम्पल के अंदर हल कर लिया, ठीक है। हमारे पास दो चॉइस हैं इसको चेक करने की कि आया सिर्फ ट्रैवल सॉल्यूशन आएगा कि ट्रैवल के साथ नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन भी आएगा। तो तरीके हमारे पास दो हैं, डिटरमिनेंट वाला मेथड भी है और रैंक वाला मेथड भी है। डिटरमिनेंट वाला मेथड मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, तो अब सवाल के अंदर हम रैंक वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। रैंक वाला मेथड यूज़ करने पर फ़ायदा ये होता है कि हम चेक भी कर लेते हैं और साथ साथ हमारा सॉल्यूशन भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम मेथड यूज़ कर लेते हैं रैंक वाला। तो अब रैंक कैसे निकलती है जनाब, हम गिवन मैट्रिक्स ए को एशलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अब हम इसको चेंज करते हैं एशलॉन फॉर्म के अंदर। नाउ वी कन्वर्ट ए इनटू एशलॉन फॉर्म। अब ए को एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि रैंक भी मालूम हो जाए और सॉल्यूशन भी हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास ए क्या है जनाब, ए लिख देते हैं, ये ए हमारे पास आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है कौन सी फॉर्म के अंदर, एशलॉन फॉर्म के अंदर। तो एशलॉन फॉर्म में सबसे पहले हमें यहाँ 1 चाहिए, 1 मौजूद है। यहाँ पर हमें चाहिए 0, तो ये 0 कैसे बनेगा जनाब, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। अब ये 2 किसका है, रो नंबर 2 का है, ये रो नंबर 2 हमने लिख दिया, -2 टाइम्स, और ये जो 2 है इसके साथ वो रो लगेगी जहाँ 1 होगा इस कॉलम के अंदर। तो 1 कौन सी रो में है, फर्स्ट में, तो रो नंबर 1 आ जाएगी। तो ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो इस ऑपरेशन को हम यहाँ लिख देते हैं, इसकी हेडिंग में लगा देता हूँ। अच्छा, R2 हम लिख देते हैं। R2 जनाब क्या है हमारे पास, और -2 टाइम्स रो नंबर 1, -2 टाइम्स रो नंबर 1 हम लिख देते हैं, यानी कि रो नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 बनेगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
माइनस का 4 बन जाएगा और -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, ये -3, 5 + 4 ये 9 हो गया। ठीक है, तो अब ये कहाँ लिखा जाएगा, रो नंबर 2 में लिखा जाएगा। बाकी दोनों रोज सेम टू सेम आएंगी। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें यहाँ पर 5 पे 0 चाहिए। अब ये 5 पे 0 कैसे बनेगा कि जनाब ये 0 कब बनेगा, जब आप इसको 5 में से 5 माइनस कर देंगे। ये 5 जो है रो नंबर 3 का है, माइनस ये 5 लिख के अब इसके अंदर वो रो लगाएंगे, वो रो मल्टीप्लाई करेंगे जो इस कॉलम में 1 आता है। कौन सी रो में आता है फर्स्ट में, तो रो नंबर 1 लिख दिया। और ये ऑपरेशन हम यहाँ लगा देते हैं। रो नंबर 3 आपके पास क्या है जनाब, -5 टाइम्स रो नंबर 1, माइनस का 5, अच्छा 2 इंटू -5 ये माइनस का 10 हो जाएगा। उसके बाद -2 इंटू -5 तो ये हो जाएगा प्लस का 10। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 5 - 5 0 हो जाएगा, ये माइनस का 6 और 8 + 10 ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका रिजल्ट है ये लिखा जाएगा रो नंबर 3 के अंदर। बाकी दोनों रोज सेम टू सेम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एचलॉन फॉर्म के लिए ये 1 0 0 तो हो गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए 1। अब जनाब यहाँ पर 1 कैसे आएगा, यहाँ पर 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -1/3 से। तो जनाब ये क्या बनेगा आपके पास, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 तो ये 0 हो जाएगा, -1/3 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और -1/3 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। बाकी दोनों रोज सेम टू सेम। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा जनाब, एचलॉन फॉर्म में लाने के लिए यहाँ हमें 0 चाहिए। ठीक है, अब ये 0 जनाब कैसे आएगा, ये -6 + 6 ये 0 बन जाएगा। ये -6 जो है रो नंबर 3 का है, प्लस 6 टाइम्स, अब यहाँ पर वो रो लिखी जाएगी जो इस कॉलम में जहाँ 1 आता है। किस में आता है, रो नंबर 2 में, तो आप रो नंबर 2 लगा दें। तो जनाब यहाँ पर जो ऑपरेशन बनेगा, अब इसको परफॉर्म कर लेते हैं। रो नंबर 3 हमने लिखा, रो नंबर 3 क्या है हमारे पास जनाब, 0 - 6 18, 6 टाइम्स रो नंबर 2। अब 6 मल्टीप्लाई होगा रो नंबर 2 के साथ, तो 0 इंटू 6 ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू 6 6 हो जाएगा, 6 इंटू -3 ये माइनस का 18 हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 0 एंड अगेन 0। तो ये रिजल्ट कहाँ लिखा जाएगा, रो नंबर 3 में। बाकी दोनों रोज सेम टू सेम। अब ये आपके पास आ गया एचलॉन फॉर्म। अब इस एचलॉन फॉर्म की मदद से हम जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हल करेंगे। अब कैसे हल होगा ये एचलॉन फॉर्म जो है इक्वेशन नंबर 1 में मैट्रिक्स ए की जगह पे आ जाएगा। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एचलॉन फॉर्म की मदद से। अच्छा, एचलॉन फॉर्म की मदद से आपने सिस्टम 1 को चेंज कर दिया। अब ये जो एचलॉन फॉर्म है, यहाँ पर आप ये भी देख लें कि रैंक कितनी है आपके पास, डिसाइड कर लें कि ट्रिबल आएगा कि नॉन ट्रिबल भी आएगा। तो अब यहाँ पर रैंक अगर देखें तो जनाब रैंक क्या आती है हमारे पास, देखें यहाँ पर रैंक क्या है, व्हाट इज रैंक, रैंक इज नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, एक और ये 2 नॉन ज़ीरो रोज हैं। तो रैंक हमारे पास आ गई 2। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने जनाब सवाल में, x y z 3 हैं। तो n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास क्या है, n, जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो अब कंडीशन क्या है, देखें रैंक जो है लेस है n से, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस देयरफॉर रैंक जो है n से लेस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सिस्टम हैज़ ट्रिवियल एंड इन्फिनिट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो अब हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा कि जनाब अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है, अब इसमें से वापस इक्वेशन आप बनाएंगे। अब इक्वेशन वापस कैसे बनेगी, अब ये रो नंबर 1 जो है एक्स वाई जेड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 x से मल्टीप्लाई होगा, 2 y से होगा और -2 z से होगा। तो जनाब यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू एक्स ये x हो जाएगा, 2 इंटू वाई ये प्लस का 2y हो जाएगा, -2 इंटू जेड ये आपके पास -2z हो जाएगा, इज इक्वल टू आप 0 के इक्वल कर देंगे।
नेक्स्ट, अब ये सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 इंटू एक्स ये 0 हो जाएगा, छोड़ दें इसको, 1 इंटू वाई ये y हो जाएगा, -3 इंटू जेड ये -3z हो गया, इज इक्वल टू 0। और रो नंबर 3 में 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप देखें कि इक्वेशन कितनी आपके पास आ गई, 2 इक्वेशन आ गई और वेरिएबल कितने आपके पास, 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन आपके पास 2 हैं। जब इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल की तादाद इक्वल ना हो, यानी कि इक्वेशन कम हो वेरिएबल ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं फ्री वेरिएबल। अब वो कैसे लिया जाएगा, तो उसको लेने के लिए सबसे पहले तो आप ये कर लें कि इसको यहाँ से y निकाल लें इन टर्म्स ऑफ z फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में से आप देखें y निकलेगा आपके पास क्या, कि -3z को उधर ले जाएं राइट साइड पे, तो राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जनाब, y इज इक्वल 3z बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3z। ठीक है, और उसके बाद यही y इज इक्वल 3z आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो जनाब ये क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2 इंटू 3 6z, ठीक है, -2z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 4z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ जाएगा, x इज इक्वल टू शिफ्ट कर दें राइट साइड पे -4z। अब आपके पास ये दो जो है वैल्यूज़ आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ z, x भी z की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, y z की फॉर्म में आ गया, x z की फॉर्म में आ गया। तो जो z है ये दोनों में कॉमन है, तो इसको एज ए फ्री वेरिएबल लिया जाएगा। फ्री वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम अपनी चॉइस पे लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी कंसिडर z इज इक्वल टू k एज फ्री वेरिएबल वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब मैंने क्या कहा जनाब, दोनों इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल z कॉमन आ रहा है, तो अब z को हम एज ए फ्री वेरिएबल ले लेंगे, और फ्री वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम अपनी चॉइस पे लेते हैं। तो हमने z को वैल्यू सपोज कर ली k, और ये याद रखें कि k जो है नॉन ज़ीरो होता है। तो z फ्री वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने सपोज कर ली k, और k हमेशा नॉन ज़ीरो होता है। तो अब ये इक्वेशंस जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाय यूजिंग अबव इक्वेशंस वी गेट, अब x क्या है, -4z, एंड व्हाट इज z, z इज इक्वल टू k, ठीक है, y इज इक्वल टू 3z है, तो अब z की जगह k लगा दें, z की जगह k लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3k, और z ऑलरेडी आपने क्या लिया, z इज इक्वल टू k। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स -0। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमने लिख दिया, तो अब इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा, इसका वो अलग से हम मेंशन कर देते हैं। नोट सिस्टम हैज़ आल्सो ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0।